चार्ज म्यूचुअली फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे पर, और उस फोर्स के बारे में साइंटिस्ट गुलाम ने क्या अपना लॉ रिलीज किया था, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो अगर Q1 पॉइंट चार्ज, Q2 पॉइंट चार्ज किसी r डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, अब चार्ज होता क्या है, तो कोई पार्टिकल अपने में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे या इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, तो बॉडीज पर चार्ज आ जाता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। After charging, if any particle, any body gets charge, then after getting charge, the bodies or the particles applies electric force on each other. If the particles or bodies have same charge, like charge means if both positive or if both नेगेटिव, अगर पार्टिकल्स पर या बॉडीज पर एक जैसा चार्ज है, लाइक चार्ज है, चार्ज का नेचर सेम है, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तो बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करती है, रिपल्शन वाला फोर्स अप्लाई करती है। Q1 पॉइंट चार्ज Q2 पॉइंट चार्ज को पुश करेगा, रिपेल करेगा। Q2 पॉइंट चार्ज Q1 पॉइंट चार्ज को पुश करेगा, रिपेल करेगा विद सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F के मैग्नीट्यूड के रिगार्डिंग, मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए साइंटिस्ट कुलॉम ने एक लॉ रिलीज किया था। वो लॉ क्या है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बात को सुनना है, समझना है। देन ग्रुप में मैं आपको कंप्लीट नोट सेंड करूंगा, आप अपने हैंडराइटिंग में अपने नोट्स खुद भी बना सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास बहुत यूजफुल होगी क्योंकि छोटी सी क्लास में, एक ही क्लास में बहुत सारी बातें बताएंगे। तो इस फोर्स को क्या कहते हैं? पहली बात, एक चार्ज दूसरे पर, दूसरा चार्ज पहले पर जो फोर्स अप्लाई करता है उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फोर्स कम्स इनटू प्ले ड्यू टू चार्जेस, ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडीज पर, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स पर आता कैसे है? ड्यू टू एक्सेस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो भी चार्ज होगा। हाँ, कब चार्ज नहीं होता है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब इक्वल होते हैं तो बॉडी पर चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज। और चार्ज कब होता है वो बता दिया। अब चार्ज अगर है, अगर किसी पार्टिकल पर और किसी बॉडी पर चार्ज है तो चार्ज की प्रेजेंस क्या करती है? एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती ही है। और उस फोर्स के रिगार्डिंग कुलॉम ने एक लॉ रिलीज किया था, उसमें 2 पॉइंट आपको लर्न करने होंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, फर्स्ट पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of the point charges, product of magnitude of the point charges, first thing. Second and last point, the magnitude of electric force is always inversely proportional to the square of distance between them. Them means the 2 point charges. इन दोनों पॉइंट्स को जब कंबाइन करते हैं तो Q1 into Q2 upon R square, इस तरह से एक्सप्रेशन बनता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव करने के लिए, प्रोपोर्शनली सिंबल रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये एक यूजफुल, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। और अगर दोनों पॉइंट चार्ज कहाँ हो? फ्री स्पेस में, दैट मींस वैक्यूम में। तो फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K की स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड वैल्यू है 9 into 10 to the power 9। इसकी यूनिट की बात करें तो न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। कूलॉम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट है कूलॉम, साइंटिस्ट कूलॉम के रेस्पेक्ट में। तो एक
इंपॉर्टेंट लॉ है, और उस इंपॉर्टेंट लॉ में आपको लर्न क्या करना होता है, ये 2 पॉइंट मैं यहाँ बात को बता रहा हूँ। नोट्स आपको अभी लिखने नहीं है किसी को भी, है ना, नोट्स आपको सेंड किए जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहा हूँ बार बार मैं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, अभी हम डायरेक्शन की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी पॉइंट चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव है तो आपको कुछ पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ अप्लाई नहीं करना होता है। चार्ज का मैग्नीट्यूड दैट मींस Q1, चार्ज का मैग्नीट्यूड दैट मींस Q2, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, है ना। अगर लाइक नेचर है तो रिपेल करेंगे, अगर चार्ज का नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अट्रैक्शन भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और रिपल्सिव भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स। बट हम लॉ में स्टार्टिंग में बात किसकी कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is proportional to the product of magnitude of d point charges and inversely proportional to the square of distance between them. Proportionality constant k की वैल्यू आपको लर्न करनी होती है न्यूमेरिकल के लिए। तो यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी है। उस इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए कूलॉम ने अपना लॉ रिलीज किया था जो मैंने आपको अभी बताया। 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए न्यूटन, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप पढ़ते हैं, और वहां पर इंपॉर्टेंस होता है मास का, है ना। एक बॉडी दूसरी बॉडी पर, दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्शन नेचर का होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन नेचर का हो सकता है, रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। अट्रैक्शन नेचर का कब होगा, जब Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 होगा। मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या आता है, नेगेटिव, और नेगेटिव क्या होता है, लेस देन 0। ठीक है, अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, Q1 भी पॉजिटिव है Q2 भी पॉजिटिव है, या फिर Q1 भी नेगेटिव है और Q2 भी नेगेटिव है, तब पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो अगर चार्जेस का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो तो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है, चार्जेस का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो तो फोर्स रिपल्सिव नेचर का होता है। ये छोटी छोटी बातें भी उस दिन मैंने बताई थी। तो मेन कूलॉम लॉ, अब कूलॉम लॉ में जो फोर्स का फॉर्मूला है उसको थोड़ा देख लें। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दैट मीन्स चार्जेस के बीच का सेपरेशन कम होने पर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, चार्जेस के बीच का सेपरेशन ज्यादा होने पर फोर्स का मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाएगा। चार्जेस खुद ज्यादा मैग्नीट्यूड के हो तो फोर्स ज्यादा होगा, कम मैग्नीट्यूड के हो तो फोर्स कम होगा। चार्ज अगर है ही नहीं तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स तभी होगा जब चार्ज हो, बॉडीज पर, पार्टिकल्स पर चार्ज हो। ओके, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में हम फोर्स पर वेक्टर अप्लाई करते हैं k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड R कैप। अब ये R कैप क्या है, तो इस R कैप को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर वेक्टर है तो इसकी कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, अगर A पॉइंट पर Q1 पॉइंट चार्ज है, B पॉइंट पर Q2 पॉइंट चार्ज है, और A और B के बीच का सेपरेशन R है, तब इस R कैप की डायरेक्शन क्या होती है, the direction of unit vector r cap is always along the line joining to the 2 point charges. The direction of unit vector is always along the line joining to the 2 point charges. अगर दोनों चार्ज लाइक नेचर के हैं, either both पॉजिटिव और both नेगेटिव, तो r कैप की डायरेक्शन होगी रिपल्सिव, r कैप की डायरेक्शन होगी रिपल्सिव। दैट मींस ये r कैप किस डायरेक्शन में है, if F12 is the electric force due to Q1 on Q2, due to Q1 on Q2, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा ये R कैप। और अगर हम कह दें F21
दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q1। तो इस आर कैप की डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स के अलोंग। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक जो लाइन है उस लाइन के अलोंग होता है आर कैप, और उस लाइन के अलोंग ही कौन होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स की दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है। आप खुद जानते हैं एक लाइन पर दो ही डायरेक्शन हो सकती है, आइदर राइट और लेफ्ट। तो इस फोर्स की दो ही डायरेक्शन हो सकती है। आप किस पर फोर्स की बात कर रहे हैं, Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी, या फिर Q2 Q1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी। तो इस फोर्स की लाइन, इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है, ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू द 2 पॉइंट चार्जेस। सिमिलरली आर कैप की डायरेक्शन भी वही होती है, ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू द 2 पॉइंट चार्जेस। और मैंने बता दिया कब फोर्स अट्रैक्टिव होता है, कब फोर्स रिपल्सिव होता है। तो फोर्स अट्रैक्टिव कब होता है, जब एक चार्ज पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। फोर्स रिपल्सिव कब होता है, जब दोनों चार्ज सेम नेचर के हों, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। तो एक ब्रीफ में मैंने आपको कूलॉम लॉ एक बार का कंप्लीट बताया, और इस कूलॉम लॉ में इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन बनते हैं, पॉइंट चार्जेस क्वेश्चन में गिवन होते हैं, उनके मैग्नीट्यूड गिवन होते हैं Q1 Q2, उनके बीच का सेपरेशन गिवन होता है, हमें फोर्स कैलकुलेट करना होता है। K की वैल्यू वैक्यूम के लिए 9 × 10⁹ ओके। अब चार्ज किस तरह से अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उसकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कल भी बात की थी, आज वापस कर लेते हैं। अगर कहीं चार्ज है तो चार्ज अपने सराउंडिंग में क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के सराउंडिंग में वो फील्ड है, वो एरिया है, वो स्पेस है जिसमें कोई भी दूसरा पॉइंट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर कोई चार्ज इस सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में आने पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट मींस इसके चारों तरफ का ये एरिया, ये फील्ड, ये स्पेस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अगर मैं सोर्स चार्ज को यहां से रिमूव कर दूं, हटा दूं, बहुत दूर पहुंचा दूं, ठीक है, अब सोर्स चार्ज यहां नहीं है, सोर्स चार्ज को मैंने बहुत दूर पहुंचा दिया। अब ये अदर चार्ज, दूसरा चार्ज जो हम एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर आए थे, वो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। दैट मींस अब ये फील्ड, ये स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड अ चार्ज in which any other charge experiences electric force according to its position। अगर टेस्ट चार्ज को आप सोर्स चार्ज के काफी नियर लेकर आते हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। अगर टेस्ट चार्ज को आप सोर्स चार्ज से थोड़ा दूर रखते हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता है। फोर्स तो जरूर होगा बट मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है, किसके अकॉर्डिंग, टेस्ट चार्ज की सोर्स चार्ज से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया, इज द स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज in which any other charge experiences electric force according to its position। तो वो स्पेस, वो सराउंडिंग, वो वॉल्यूम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर या डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर फील्ड की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। अगर कोई पॉइंट सोर्स चार्ज के नियर है, तो मैं जिस सोर्स चार्ज को यहाँ दिखा रहा था वही सोर्स चार्ज, अगर कोई पॉइंट सोर्स चार्ज के नियर है P पॉइंट और एक पॉइंट है Q पॉइंट, और ये पूरा फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज आवर सोर्स चार्ज जो क्या जनरेट कर रहा है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है। P पॉइंट सोर्स चार्ज के नियर है, Q पॉइंट सोर्स चार्ज से थोड़ा दूर है। तो हम देखते हैं P पॉइंट पर अगर किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं तो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है। Q पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को लेकर जाते हैं तो वो कम मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो डिफरेंस किस चीज का है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। उस स्ट्रेंथ के लिए हम एक वर्ड यूज लेते हैं, क्या कुछ नेम है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। तो ये एक यूजफुल फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं। तो बात कहां से स्टार्ट होती है? चार्ज से। अगर किसी पार्टिकल पर या किसी बॉडी पर चार्ज है तो वो अपने सराउंडिंग में क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर फील्ड की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। डिपेंड करता है सोर्स चार्ज से पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है, R1 कम है, R2 ज्यादा। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर फील्ड की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। उस स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसकी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो क्या है? तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना चाहते हैं तो उस पॉइंट पर क्या कंसीडर किया जाता है? +1 कूलॉम चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पी पॉइंट पर भी हम क्या इमेजिन कर ले? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देन फोर्स ऑन +1 कूलॉम चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट पी। बताइए, फोर्स ऑन +1 कूलॉम चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट पी विल बी, कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग देखो, सोर्स चार्ज Q है, +1 कूलॉम चार्ज तो +1 ही है, और सोर्स चार्ज से P का डिस्टेंस क्या है? R1 है। कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग +1 कूलॉम चार्ज पर फोर्स क्या होगा? KQ1/R1², Q1 Q2 अपॉन R², है ना। कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 है सोर्स चार्ज, ठीक है, Q2 है +1 कूलॉम चार्ज, ठीक है, R डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? R1। ओके, अब फॉर्मूले को थोड़ा सा आप देखें तो ये हो जाएगा KQ/R1²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, आप ध्यान दें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट in electric field is defined by electrostatic force on unit positive charge. Electric field intensity at any point in electric field is defined by electrostatic force on unit positive charge. तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फोर्स ही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो E इक्वल टू F, सो E इक्वल टू व्हाट? KQ/R1²। तो ये E क्या है? ये E है P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये E। अब Q की बात करें तो देखिए आप, फोर्स +1 कूलॉम चार्ज पर फोर्स क्या होगा? तो वो होगा KQ/1/R2²। ठीक है, और इसको ठीक से लिखे तो KQ/R2²। ठीक है, और ये फोर्स जो है किस पर है? इस +1 कूलॉम चार्ज पर जो Q पॉइंट पर प्रेजेंट है। दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, KQ/R2²। तो ये जो E है, ये वाला E, इसे हम कहेंगे Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखकर पता लग रहा है कि E जो है वो प्रोपोर्शनल है चार्ज के। सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने पर P पॉइंट, Q पॉइंट, सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस होता है। R1 इंक्रीज होगा, R2 इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ होती है, और इसकी वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है? सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर प्रोपोर्शनल है, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की सोर्स चार्ज से डिस्टेंस पर। अगर डिस्टेंस ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, डिस्टेंस कम है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा।
सोर्स चार्ज के आसपास जो पॉइंट होते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है, और सोर्स चार्ज से डिस्टेंस बढ़ाते जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है। अगर डिस्टेंस इनफाइनाइट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आप में से कोई बताएं? सोर्स चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आ रही है ना आवाज गाइस? हाँ भाई, सोर्स चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। क्यों 0? क्योंकि अगर R1 इनफाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अगर R2 0, R2 इनफाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। तो डिस्टेंस के इनफाइनाइट होते ही इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिसीव होगा? 0 0। ठीक है, तो दो बातें हमें करनी थी, पहला कूलॉम लॉ और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको चैप्टर नंबर 1, 12th के चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको बताते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है ना, कैसे प्रोड्यूस होता है, बॉडीज पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता कैसे है। तो गाइस क्या बताया था, किसी भी पार्टिकल पर, किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप कैसे होता है? फटाफट बताएं कोई। हाँ भाई, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको बताया अगर कोई बॉडी है उसने अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। और कोई दूसरी बॉडी है जिसने बाहर से इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो वो बॉडी खुद कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। तो कोई भी बॉडी बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। रीजन, किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेसिकली सेम होते हैं और इसलिए बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। बट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाती है। ठीक है, और बॉडी जब इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाती है तो वो दूसरी चार्ज बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और उस इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए हमने एक लॉ पढ़ा अभी जस्ट, कूलॉम लॉ। कूलॉम लॉ जब आपको नोट सेंड करें तो आप उसको है ना लिख कर अच्छे से लर्न ही कर ले। दूसरी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। अगर ओ पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है, ध्यान दें, ओ पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी कितना डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर है। सोर्स चार्ज कहां पर है? ओ पॉइंट पर है। तो एक पॉइंट चार्ज है सोर्स चार्ज। ठीक है, एक छोटे से पार्टिकल ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उस पर कैसा चार्ज आ गया? प्लस क्यू चार्ज आ गया। और इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो उसका फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर आपको क्लियर दिख रहा है E इज प्रोपोर्शनल टू Q। दैट मीन्स सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी रेशियो में इंक्रीज होता जाएगा। सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P सोर्स चार्ज के नियर होगा, दैट मीन्स R की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है? डेफिनेशन क्या बताई है आपको? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज के अबाउट जो स्पेस है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड बाय electrostatic force on a unit positive charge. The electric field intensity at any point is defined by electrostatic force on unit positive charge, electrostatic force on a unit positive charge। ठीक है, चलिए एक बात बताएं। ओके, अगर मैं यहां पर P पॉइंट पर कह दूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, ठीक है, it is given the electric field intensity at point P is E, a Q1 point charge is placed
एट पॉइंट P, अगर एक Q1 पॉइंट चार्ज P पॉइंट पर प्रेजेंट है, बताइए इस Q1 पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? तो मैं बताता हूं क्या होगा। कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग अगर O पॉइंट और P पॉइंट के बीच का सेपरेशन हमें दिख रहा है R है, तो F इक्वल टू क्या होगा, K Q Q1 अपॉन R स्क्वायर। ये सोर्स चार्ज है Q, है ना, और ये P पॉइंट पर कोई अदर चार्ज Q1। तो Q1 पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज से कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इतना फोर्स। अब E का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लें, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो मैं इस KQ अपॉन R स्क्वायर की प्लेस पर क्या पुट कर सकता हूं, E पुट कर सकता हूं, तो E इंटू Q1। तो यहां इस फॉर्मूले को इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं, F इक्वल टू E इंटू Q1। दैट मीन्स अगर मुझे किसी पॉइंट P पर E मालूम है, E गिवन है, देन E को Q1 से प्रोडक्ट करते ही मुझे क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। कभी कभी आपको सोर्स चार्ज के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, डिस्टेंस के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, आपको P पॉइंट पर डायरेक्ट क्या बता देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और P पॉइंट पर जो चार्ज प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी बता देंगे। आपको इस E को और इस Q1 को यूज लेकर क्या पता लगाना होगा, Q1 पॉइंट चार्ज पर फोर्स। तो गाइस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, Q1 पॉइंट चार्ज पर फोर्स क्या होगा, E इंटू Q1, बिकॉज E क्या है, E है फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जिस तरह से फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है। तो यूनिट जो चीज होती है उसी का डिवाइड करते हैं। हम कह रहे हैं फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर, तो यूनिट कौन है, एरिया। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, तो यूनिट कौन है, वॉल्यूम। यहां हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यूनिट कौन है, चार्ज। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो दो काम हमने कंप्लीट किए, कूलॉम लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक सेम चैप्टर 1 का, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्योंकि जब इवनिंग में 5 o'clock क्लास होगी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो आज इलेक्ट्रिक डाइपोल से आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, तो आपको इवनिंग 5 o'clock वाली क्लास में, है ना, प्रॉब्लम नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक डाइपोल का NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल में Na+ होता है और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, Cl नेगेटिव होता है। Na पर जितना पॉजिटिव होता है Cl पर उतना ही नेगेटिव होता है, और कितना होता है, Na पर एक इलेक्ट्रॉन का लैक होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड है ये 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम। Cl पर कितना चार्ज होता है, इतना ही बट नेगेटिव, माइनस 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम। तो अगर, है ना, सेम मैग्नीट्यूड के और ऑपोजिट नेचर के चार्ज कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो, तो ऐसा सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल दो पोल, है ना। तो अगर सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज जिनका नेचर ऑपोजिट हो और वो कहां पर हो, एक दूसरे से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो, तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, है ना, एक स्टैंडर्ड डायग्राम कुछ ऐसे बनाते हैं। ये तो एक एग्जांपल से बात को मैंने समझाया ताकि आप जल्दी समझ पाए। प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज लेट एट पॉइंट ए, माइनस क्यू चार्ज लेट एट पॉइंट बी। तो ये ए बी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ए बी के बीच का सेपरेशन अगर डी है,
तो डी को हम कहते हैं लेंथ ऑफ द डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ। इन दोनों के बीच का एक मिड पॉइंट हम कंसिडर कर लें ओ, तो ए बी का जो मिड पॉइंट ओ है इसको कहते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल। पॉइंट चार्ज क्यू, पॉजिटिव क्यू, पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, इन दोनों पॉइंट चार्ज को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम कहते हैं एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन होती है, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो पहली बात मैंने आपको बताई इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दिस सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, दिस सिस्टम ऑफ टू इक्वल and opposite charges, equal in magnitude, opposite in nature. The system of two equal and opposite charges which separated by some certain distance is called electric dipole. तो electric dipole क्या है? Okay guys, थोड़ा बता दें, ऑडियो कनेक्ट हो गया क्या? Is it connected? Yes sir. यश, उमेश, सोफिया, मीना कनेक्टेड है, थैंक यू। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में है ना इक्वल मैग्नीट्यूड के दो पॉइंट चार्ज होते हैं जिनका नेचर अपोजिट होता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हमने नोट्स में भी उस दिन लिखे थे, आपको सेंड करेंगे। NaCl, KCl, HCl, H2O, बहुत सारे ऐसे H2SO4 ऐसे है ना मॉलिक्यूल्स हैं जो सब क्या हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। रीजन उन सभी में, उन सभी के मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड लेंथ कुछ होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको दो बातें और बता दी मैंने, दो तीन चार बातें बता दी, क्या क्या वो रिवाइज कर लें। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा कुछ सिस्टम होता है, ए पॉइंट पर पॉजिटिव बी पर नेगेटिव अगर है, और इसे हम कहते हैं सेपरेशन डी, लेंथ ऑफ द डाइपोल। इस लाइन को कहते हैं एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। और डाइपोल के सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन इक्वेटोरियल लाइन कही जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ डी दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसकी लेंथ का प्रोडक्ट एक नई फिजिकल क्वांटिटी होती है P, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो क्यों डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के लिए चार्ज के मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। और Q और D का प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर हम इस P को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। Q इंडिपेंडेंट है, D इंडिपेंडेंट है, इन दोनों इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट एक नई फिजिकल क्वांटिटी है डिफरेंट डिफरेंट डाइपोल्स के लिए, और उसे क्या कहते हैं वो नाम ध्यान रखें आप लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्योंकि आगे इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जो स्टडीज हम करेंगे है ना, उन स्टडीज में इस फिजिकल क्वांटिटी का भी कुछ इंपॉर्टेंस है। और ये फिजिकल क्वांटिटी एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जो किससे है ना, जो किससे गेन होती है एक तरह से, हमें क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है स्मॉल p, सिंबल है और इसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी गाइस आपके अकॉर्डिंग, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है। तो स्मॉल p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी, ठीक है, कूलम इनटू मीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के लिए कन्वेंशन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर किया गया है। जब फर्दर स्टडीज आप करेंगे, कुछ टॉपिक्स हम देखेंगे, तो वहां पर आपको पता लगेगा कि हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्यों सेलेक्ट की हुई है। और साइंटिस्ट लोगों के पास दो है ना ऑप्शंस थे,
either direction of P can be considered from positive to negative और फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। दो ऑप्शंस थे, उनमें से एक को सेलेक्ट किया और एक को रिजेक्ट किया। आप किसको सेलेक्ट किया वो आपको ध्यान रखना। तो क्या क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट, नेम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ का प्रोडक्ट होता है पी। नाम आपको याद रखना है। हाँ, फाइनल, इस पी की एक डायरेक्शन स्टैंडर्ड की हुई है और वो डायरेक्शन क्या है? द डायरेक्शन ऑफ पी इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो दिस इज कन्वेंशन। ये कन्वेंशन है जो हमें ध्यान रखना होता है। दो ही पॉसिबिलिटीज थी, पी की डायरेक्शन को आइदर पॉजिटिव टू नेगेटिव ले सकते थे या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो क्या सेलेक्ट किया हुआ है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। जब हम आगे स्टडीज करेंगे तो ये बातें बहुत रिपीट होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपको पढ़ते पढ़ते ये बातें दिमाग में स्ट्रांगली फिट हो जाएगी कि हाँ, पी की डायरेक्शन इस तरह से लेते हैं। ये कन्वेंशन कैसे होते हैं? कुछ कन्वेंशन आपने बहुत ओबीडियंटली ध्यान रखे हुए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो सब फटाफट बता देते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है? प्रोटॉन पर चार्ज कहते हैं पॉजिटिव होता है। तो किसने देखा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? किसने देखा? चार्ज आई से दिखता नहीं है, बट इन्हें कहते हैं कन्वेंशन। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था the electric charge is of two types, positive and negative. Electrons are negatively charged particle, protons are positively charged particle। अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन उस टाइम पर कह देता हो कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन नेगेटिव होता है, तो हम आज यही बोल रहे होते कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, प्रोटॉन नेगेटिव। इन्हें कहते हैं कन्वेंशन। इन कन्वेंशन को हमारे पूरे प्लेनेट पर जितने भी साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स, जहां भी स्टडीज होती है, हम इसी तरह से यूज लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, ताकि इस प्लेनेट पर यूनिफॉर्मनेस स्टेबलाइज हो जाए, सारे फिजिकल एनालिसिस क्या हो, एक जैसे। तो एक यूनिफॉर्मनेस स्टेबलाइज करने के लिए, है ना, एक डिसिप्लिन, साइंस में एक डिसिप्लिन स्टेबलाइज करने के लिए इन कन्वेंशंस को यूज लेते हैं। इन कन्वेंशन से क्या हो जाता है? जहां भी साइंटिफिक स्टडीज होगी एक जैसी होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। तो ये भी कन्वेंशन है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की कुछ डायरेक्शन स्टैंडर्ड की हुई है। दो ऑप्शन में से एक सेलेक्ट किया हुआ है, और वो क्या? द डायरेक्शन ऑफ पी इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, तो ये तो मैंने कन्वेंशन के बारे में थोड़ा आपको बता दिया कि कन्वेंशन की जरूरत क्यों पड़ती है ना, एक यूनिफॉर्मनेस स्टेबलाइज करने के लिए प्लेनेट पर, कि जहां भी साइंटिफिक स्टडीज हो एक यूनिफॉर्मनेस हो, है ना। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है जिसमें दो दो पॉइंट चार्ज हैं। और प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है? अगर कहीं चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चार्ज अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो दो पॉइंट चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होगा, किस किस पॉइंट पर होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको थोड़ा बता देता हूं। ओके, उससे पहले प्रीवियस एक बात आपको रिवाइज करवा देते हैं जो थोड़ी देर पहले बताई थी। अगर ओ पॉइंट पर पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, आर डिस्टेंस पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? वो होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ओ, ठीक है। मुझे इस ई की डायरेक्शन कैसे मिलती है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ई की डेफिनेशन कहां से आती है? फोर्स से। फोर्स वेक्टर
इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है। तो पी पॉइंट पर हम +1 कूलम चार्ज कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? ई की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो +1 कूलम चार्ज रिपेल होकर दूर जाएगा। +1 कूलम चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। दैट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट पॉइंट P इन विच डायरेक्शन? इन राइट डायरेक्शन। अब आप मुझे बताइए, अगर सोर्स चार्ज, आप में से जो बताना चाहता है, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव हो तब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E किस डायरेक्शन में होगी? बताएं भाई, जरूर बोलें। If the source charge at point O is negative in nature, then the direction of electric field intensity at point P is in which direction? हर्षवर्धन, मनन कंवर, मीनल, सोफिया, उमेश, यश, युवराज, बताएं भाई। राइट या लेफ्ट, दो ही ऑप्शन है ना? भाई इतना शर्माने की जरूरत नहीं है सर। लेफ्ट। हाँ, बाकी लोग लेफ्ट बोल रहे हैं। नेगेटिव चार्ज P पॉइंट पर E इक्वल टू KQ/R² इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट। भाई लेफ्ट का रीजन क्या है? तो लेफ्ट का रीजन है यूनिट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर जाएगा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने दोनों केस बता दिए। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन, लेफ्ट साइड। तो कैसे पता लगती है डायरेक्शन? क्योंकि ये तो एक है ना सिंगल पॉइंट चार्ज है सोर्स चार्ज। अगर मैं सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस बना दूं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट चार्ज किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है उस पर क्या इमेजिन कर लेते हैं? +1 कूलम चार्ज। अब सोर्स चार्ज उसको रिपेल कर रहा है या फिर सोर्स चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको पता लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं डाइपोल पर। डाइपोल में तो दो दो पॉइंट चार्ज है और वो एक पॉइंट पर नहीं है, वो कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। A पॉइंट पर +Q चार्ज, B पॉइंट पर -Q चार्ज, और ये है सेंटर O। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इस लाइन को हम कहते हैं एक्सियल लाइन। तो ध्यान दे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मैं अब लेकर जा रहा हूं हमारी क्लास को। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ऑफ लेंथ 2a। ध्यान दे, मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ कितनी लिखी है? 2a। उसका रीजन है, इस टॉपिक में हमें हाफ लेंथ की नीड होगी और हाफ लेंथ को हम फटाफट क्या लिख देंगे? a लिख देंगे, है ना? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ को मैं d से भी लिख सकता हूं और मैंने यहाँ 2a से लिखा है ताकि मैं हाफ लेंथ मतलब a से o तक का डिस्टेंस, b से o तक का डिस्टेंस फटाफट क्या लिख दूं? a। क्योंकि हमें आगे हाफ लेंथ के स्क्वायर की भी जरूरत होगी। एक्सप्रेशन थोड़े इजी हो, बड़े नहीं हो। अगर हम d ले ले तो हाफ लेंथ क्या होगी? d/2। d/2 का स्क्वायर करोगे तो d²/4। तो हम एक टॉपिक जो करने वाले हैं उसमें हाफ लेंथ का स्क्वायर भी आएगा और वो फिर d/2 का स्क्वायर तो d²/4 लिखने में थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा हो जाता है, बट a का स्क्वायर क्या हो? a²। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ जो है मैंने जानबूझकर क्या लिखी है? 2a, ताकि हाफ लेंथ को मैं फटाफट क्या लिख सकूं? a। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट P कंसीडर कर लूं, ध्यान दें अभी जो बात बताई थी, अब उसको एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन यहाँ पर है। आप बताएं मुझे, P पॉइंट एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, A पॉइंट पर +Q, B पॉइंट पर -Q चार्ज है। तो A पॉइंट पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ओनली अकेला ये पॉजिटिव चार्ज P पॉइंट पर अगर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है,
ए पॉइंट का पॉजिटिव चार्ज ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। इस E1 का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट या राइट? हाँ, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। E1 का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट या राइट? छोटी सी बात पूछिए, थोड़ा जल्दी बता दे मैं। ये होगा, हाँ भाई, हाँ या ना? ए पॉइंट का प्लस क्यू चार्ज पी पॉइंट पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं, थोड़ा देख लें। अगर मैं पी पॉइंट पर +1 कूलॉम चार्ज इमेजिन करूं, तो पॉजिटिव चार्ज Q इस +1 कूलॉम चार्ज को रिपेल करेगा, लाइक चार्ज रिपेल्स टू ईच अदर। तो जिस डायरेक्शन में +1 कूलॉम चार्ज रिपेल होकर जाएगा ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, वही क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। चलिए भाई, अब थोड़ा आंसर आना चाहिए। छोटी सी बात एक और लास्ट, बी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज है। if E2 if E2 be the electric field intensity at point P due to this negative charge, हर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। पॉजिटिव चार्ज ने P पॉइंट पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज P पॉइंट पर अगर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो इस E2 का डायरेक्शन क्या होगा? सर राइट। डायरेक्शन राइट साइड में होगा, राइट साइड में होगा। रीजन आपको पता है, +1 कूलॉम चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। इस डायरेक्शन को मैंने जो बताया उसको आप थोड़ा ध्यान रखें। तो E2 का डायरेक्शन राइट साइड में होगा हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग, E1 का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगा। अब बात करते हैं इनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स की, है ना, मैग्नीट्यूड्स की। तो जो चार्ज ऑब्जर्वेशन पॉइंट P के नियर है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जो चार्ज ऑब्जर्वेशन पॉइंट P से थोड़ा फार है, थोड़ा दूर है, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज थोड़ा दूर है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज P पॉइंट से थोड़ा सा नियर है। तो डिस्टेंस की बात हम करें, P पॉइंट से प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस मैं कुछ लिख रहा हूं, जबकि P पॉइंट का O से डिस्टेंस गिवन है आपको R। तो सेंटर O से ऑब्जर्वेशन पॉइंट P का डिस्टेंस अगर R है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन P and O is R, then distance between P and A will be, A पॉइंट और P पॉइंट के बीच का सेपरेशन कितना होगा? डायग्राम से देखकर पता लग रहा है R - A। ये स्मॉल a क्या है? O से A तक का डिस्टेंस A, ठीक है। अब आप बताइए P से B का डिस्टेंस कितना होगा, फटाफट। ब्रैकेट एम्प्टी है, खाली है अभी। B पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? R+A। R+A, बिल्कुल ट्रू है ना, R+A, R+A। ओके, R-A, R+A। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है ना, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज ने P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है वो क्या होगा, KQ/AP², है ना। आपको फॉर्मूला क्या याद करने के लिए कहा था, Q चार्ज R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, E = KQ/R²। ये एक फॉर्मूला है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो डाइपोल में तो दो पॉइंट चार्ज हैं, तो पहला पॉइंट चार्ज प्लस Q E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो R के प्लेस पर मैंने क्या लिखा है, AP, और AP क्या है ना। तो AP के प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हैं, R-A²। सिमिलरली ड्यू टू माइनस Q चार्ज, electric field intensity at point P due to minus Q charge, E2 will be KQ
Q अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर। तो Q यहाँ पर भी Q है मैग्नीट्यूड चार्ज का, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी Q ही है, तो चार्ज के मैग्नीट्यूड लिखे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। E1 E2 ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर हैं, ठीक बात है। 11th में एक बात बताई जाती है बच्चों को, अगर कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो नेट क्या आता है, रिजल्टेंट क्या आता है, उनके एडिशन से, ठीक है। बट अगर कोई दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे रिसीव होता है, बाय देयर सब्ट्रैक्शन। अगर कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, अगर E2 का डायरेक्शन भी इधर ही होता, और वो इधर ही कब होता, जब दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव होता, तब मैं E1 प्लस E2 कर देता, P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 कर देता। बट ये दूसरा वाला चार्ज नेगेटिव है, इसलिए P पॉइंट पर दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, तो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 माइनस E2। तो टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो एक्सियल लाइन है, उस एक्सियल लाइन पर P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये टॉपिक है। और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है, पहले आप इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स पता कर लें, लाइक E1 लाइक E2। उन इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने के बाद फर्स्ट सेकंड हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, और यही टॉपिक की फिजिक्स है। E1 माइनस E2 क्यों, बिकॉज द E1 एंड E2 आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अब आप इक्वेशन 1 से 2 से E1 E2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब नोट्स आपको सेंड करेंगे आप देखेंगे तो आपको बात और क्लियर हो जाएगी। KQ अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर। यहाँ पर आप KQ कॉमन ले सकते हैं, है ना। एक टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं 2-3 मिनट्स मोर। 1 माइनस 1 अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर। गाइस दिख तो रहा है ना कॉमन, जल्दी बताएं। टॉपिक बहुत यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फॉर्मूला फॉर्मुलेट करने के लिए आता है। तो हमें इंडिविजुअल एक सिंगल पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं पहले वो, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हम बढ़ते हैं। E इक्वल टू KQ बिग ब्रैकेट, यहाँ पर कुछ एलसीएम लिया जा सकता है, R माइनस ए R प्लस ए, तो R माइनस ए होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस 1 के प्लेस पर R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, है ना। तो E इक्वल टू KQ बिग ब्रैकेट, यहाँ पर ऊपर होल स्क्वायर ओपन करें तो R प्लस ए का होल स्क्वायर R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, यहाँ पर R माइनस ए का होल स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर एक माइनस और है, R माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA। ये नेगेटिव क्या कर देगा, सबके साइन चेंज कर देगा, माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RA बिग ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर में आप देखें R प्लस ए R माइनस ए, तो मैं लिख सकता हूँ R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, A प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर दोनों पर था, यहाँ पर स्क्वायर है ना होल स्क्वायर, तो स्क्वायर दोनों पर है तो मैं यहाँ होल स्क्वायर अप्लाई कर सकता हूँ। R स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, 2RA हाउ मेनी RA 4RA। तो इस तरह से मैथमेटिकल प्रोसेस चल रहा है जो एंडिंग की तरफ है ना। बड़े क्वेश्चन जो आते हैं ना 4-5 मार्क वाले, वहां पर ये क्वेश्चन फिट होता है, ये टॉपिक फिट होता है। तो RA प्लस RA 2RA 4RA, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां पर, P पॉइंट पर। और एग्जाम में आपसे कहते हैं शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फॉर्मूला क्या होगा। अगर डाइपोल शॉर्ट है, डाइपोल की लेंथ बहुत कम है डिस्टेंस R के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है
तब ऐसा कहते हैं A इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R, कंडीशन अप्लाई कर दो। तो एग्जाम में शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जब आता है तो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ A इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R, देन स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर जो होता है उसको नेग्लिजिबल कर दिया जाता है, स्मॉल क्वांटिटी के स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर दिया जाता है। उससे पहले 4 को देखे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 यहाँ पर और एक 2 यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू 2KQ इंटू 2A R। देखिए Q इंटू 2A क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बताया था आज आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ और किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, इनके प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मैं 4 को 2 इंटू 2 करके लिख चुका हूं, इस 2 इस A और इस Q, 2A इंटू Q हो जाएगा P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये 2 बाहर है। यहाँ पर जो A स्क्वायर है, अगर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो शॉर्ट स्मॉल क्वांटिटी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर नियरली इक्वल टू 0, तब डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, R स्क्वायर का स्क्वायर R टू द पावर 4, और यहाँ पर R की पावर 1 है, यहाँ R टू द पावर 4 है, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आता है, 2KP अपॉन R3। तो एक बड़ा टॉपिक बहुत छोटे से टाइम में मैंने करवाने की कोशिश तो की है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेराइव करने के लिए आता है, और वो भी किसके लिए, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो करना क्या होता है, डायग्राम बनाना होता है ना। पॉजिटिव चार्ज का P से डिस्टेंस R माइनस A, नेगेटिव चार्ज का P से डिस्टेंस R प्लस A, ठीक है। फिर इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स पता करते हैं, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 KQ अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर, डायरेक्शन ऑफ E1 इज व्हाट, A to P, ठीक है। The electric field intensity E2 will be E2 equal to KQ upon R plus A plus, है ना, और ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, P to B डायरेक्शन में है, राइट साइड में है। तो E1 और E2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E1 माइनस E2, नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन। E1 E2 की वैल्यू पुट करते हैं, कॉमन लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, काफी सॉल्व करते हैं, इस रिजल्ट को भी यूज ले लेते हैं, Q इंटू 2A क्या हो जाता है, P हो जाता है, A स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तब जाकर हमें ये रिजल्ट मिलता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट D ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो गाइस ये एक टॉपिक था। तो फर्स्ट चैप्टर की अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, तो उसका आधा काम मैंने आपको बता दिया ब्रीफ में, आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे, तो नोट्स आप देखेंगे तो आपको काफी कुछ मिलेगा। कल हम ऐसी ही एक और क्लास लेंगे और बचा हुआ छोटे मोटे सारे काम भी हम कर लेंगे। बिकॉज आप इलेक्ट्रिक डाइपोल से थोड़े फेमिलियर हो चुके हो, कूलॉम लॉ आपको थोड़ा बहुत पता लग गया है, थोड़ा फास्ट बताया बट कुछ आइडिया तो लग गया है, तो आप इवनिंग 5 o'clock वाली क्लास बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचाएंगे, और किस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क एक्ट करता है उसका एक फॉर्मूला फॉर्मुलेट करेंगे। टॉर्क मतलब एंगुलर फोर्स, है ना। तो कल आपकी 2 क्लास होंगी, एक 11 o'clock और देन इवनिंग 5 o'clock, और आज 5 o'clock वाली क्लास आप जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको, है ना, एक्स्ट्रा क्लास एक ही लेनी पड़े कल और आपको रेगुलर हो जाए, ठीक है गाइस। तो आज की क्लास को हम यहाँ स्टॉप करते हैं गाइस, थैंक यू, ओके, मिलते हैं इवनिंग में।